ये था कि बेसिकली बाय प्रोफेशन मैं एक एजुकेशनिस्ट थी और अपने स्कूल्स को रन कर रही थी, लेकिन एक टाइम आता है जब चीज़ें बिज़नेस थोड़ा सेटल डाउन होता है और आपको एक टाइम लगता है कि अब कुछ आपकी और ज़िम्मेदारियां भी हैं रिगार्डिंग आपके सोशली जो भी है। तो उस वक्त ये हुआ कि तहरीक इंसाफ का थोड़ा एक इमरान खान साहब और उनका एक नया विज़न था और उन्होंने बड़ा अट्रैक्ट किया हमें, क्योंकि शुरू में तो इंसान जब हम छोटे थे तो हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक सर्टन एक इजारादारी थी और एक सर्टन उनका निज़ाम था, तो जो हमें पसंद नहीं था। लेकिन जब खान साहब आए तो उन्होंने एक नया विज़न दिया, तो उस वक्त दिल किया कि हमें इस जो उनकी एक जर्नी है उसका हमें पार्ट होना चाहिए। और वो ऐसा था कि सब यूथ को एक्टिवेट किया हुआ था उन्होंने। तो उस वक्त फिर मैंने ज्वाइन की डिस्ट्रिक्ट की हमारी जो फीमेल विंग था वो ज्वाइन किया। तो इनिशियली आई वाज प्रेसिडेंट ऑफ माय डिस्ट्रिक्ट, लेकिन क्योंकि फिर काम शाम की उन्होंने जिस तरह मेरा प्रोग्रेस देखी तो आहिस्ता आहिस्ता मैं रीजन पे एज अ जनरल सेक्रेटरी काम करने लगी। उसके बाद खान साहब ने हमें कहा कि जी पार्टी के इलेक्शंस होंगे, तो पार्टी के इलेक्शंस हुए और उसमें मैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट मैंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और जीती। तो उस दौरान खान साहब ने ये भी कहा हुआ था कि जो इलेक्शंस में बाकायदा औरतें हिस्सा लेंगी तो वही उन्हें ही मैं कंसिडर करूँगा फॉर द पार्लियामेंट। तो उस वक्त फिर हम 2 औरतें उस वक्त हज़ारा से इलेक्शंस हमने विन किया था पार्टी इलेक्शंस। तो फिर हमें उन्होंने एज अ MPA हमें रिज़र्व सीट्स पे ले आए और KP असेंबली में। तो ये सारा बेसिकली थी हमारी जर्नी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम आए KP असेंबली में और बहुत होप्स थी कि हम कुछ कर सकेंगे और इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे और कुछ डिलीवर करके जाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि औरतों को मेरे मुताबिक इतना एम्पावर भी नहीं किया जाता और औरतों को रिज़र्व सीट्स की वो इम्पोर्टेंस भी नहीं होती। ठीक है, आपको इज़्ज़त दे देते हैं, आपको बाकी पर्क्स दे देते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप अपने हलके में काम करना चाहते हैं वो चीज़ें हर्डल्स बनती हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। तो रिज़र्व सीट्स एक तरह का बाज़ दफ़ा आपको लगता है कि स्टिग्मा बन गई हैं आप पे और आप उस तरह डिलीवर नहीं कर सकते। मुझे एज अ बिज़नेस वूमेन इतने चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैं देखती हूँ कि जहाँ पे आप जितना हमारी ज़बान में कहते हैं ना कि आप जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा होता है, तो बिज़नेस भी ऐसी चीज़ है और स्पेशली एजुकेशन में होना तो ऐसा है कि आप जितना काम करोगे उतना पे बैक करता है। तो एज अ बिज़नेस वूमेन मुझे इस तरह स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। हाँ, हार्ड वर्क के बगैर तो कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन हमारी लाइफ में इस तरह हर्डल्स नहीं आए। और अभी जो पॉलिटिकल जर्नी है ये ज़्यादा टफ़ है एज बिज़नेस से, और मुझे लगता है कि इसमें यानी चीज़ें बहुत सारे हर्डल्स होते हैं। आप लोगों को लोग इवन के जो मेल्स होते हैं आपके कोलीग्स वो भी आपसे थ्रेटन फील करते हैं, जो कि बड़ी अजीब सी बात है। तो फीमेल औरतें तो थ्रेटन फील करेंगी, चलो वो तो एक लॉजिक बनता है, लेकिन आपसे अगर मेल भी थ्रेटन फील करें तो फिर बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और आपको पता है ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है खैबर पख्तूनख्वा, उस तरीके से हम वोकल भी नहीं हो सकते, बदतमीज़ियाँ भी नहीं कर सकते, आपको अपने एक हदूद में रहना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें करते हुए फिर आप कैसे अपनी वॉइस को रेज़ करें। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ये कर सकते हैं कि हम पार्लिमानी इजलास जो होते हैं हमारे पर्सनल उसके हम उनमें अपनी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उस पर बड़े रिएक्शंस आते हैं। और फिर आपको जब तक एक औरत को डिसीजन मेकिंग में नहीं रखेंगे तो मेरा नहीं ख्याल तब तक कोई डिफरेंस आ सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम औरतों ने अपने लिहाज से कि जब मैं उसमें आई पॉलिटिक्स में तो हम मेरी पार्लियामेंट में आई तो फिर ज़ाहिर है कि मर्दों की तरफ से तो बिल्कुल वो नहीं था ना, एक तरह का हेल्प और सपोर्ट नहीं था। तो फिर हम लोगों ने वुमेन पार्लियामेंट्री कॉकस के प्लेटफॉर्म से हमने ये सोचा कि क्यों ना हम खुद ही कुछ औरतों के हवाले से कुछ करें। तो हम लोगों ने फिर वुमेन प्रो वुमेन लेजिस्लेशन पे जोर दिया
और क्योंकि फिर हमारा आने का मकसद बेसिकली तो यही है कि हम औरतों के हवाले से स्पेशली, ठीक है सारे हल्के के लिए काम करें लेकिन औरतों के हवाले से स्पेशली कुछ करें। तो फिर हम लोगों ने वुमेन कॉकस का सहारा लिया और वो फॉर्म की, और उसकी मैं पहली चेयरपर्सन थी। और उसके बाद काफ़ी हमने सबसे हमारा बड़ा बिल जो था डोमेस्टिक वायलेंस का, वो हमने पास कराया लकीली, जो कि बहुत अरसे से पेंडिंग था, कोई पिछले 5-6 साल से। तो वो बड़ा हमें एक लगता है कि हमने अचीवमेंट की है। और अभी भी इस वक्त कॉकस में मेरी तो अभी टेन्योर पूरा हो गया, लेकिन हम लोग अभी भी 4-5 लेजिस्लेशन पे काम कर रहे हैं। प्रो वुमेन लेजिस्लेशन है जिसमें क्या कहते हैं एसिड थ्रो उसका था, डोमेस्टिक वायलेंस का था, फिर इसका ह्यूमन ट्रैफिकिंग का था, और काफ़ी एसिड एंड बर्न है, इनहेरिटेंस का लॉ है, और काफ़ी सारे 4-5 ऐसे लॉज हैं जिनके ऊपर इस वक्त लेजिस्लेशन हो रही है। और हमने एटलीस्ट जितनी भी पार्लियामेंट में औरतें हैं उनको हमने यानी एक तरह से इन्फॉर्म कर दिया है कि ये इश्यूज़ हैं और इन पे आप बोलें। तो ये एक है कि एक अवेयरनेस पैदा हुई है औरतों में। और मुझे जो एज एन MPA आने का फ़ायदा लगता है या पार्लियामेंट में आने का फ़ायदा लग रहा है, वो ये लग रहा है कि हमारी एक एटलीस्ट एक वॉइस आ चुकी है पार्लियामेंट में, और हम औरतों के हवाले से कुछ ना कुछ अपने तौर पे जो कर सकते हैं वो करेंगे। तो बाकी ये कि गवर्नमेंट हो या हमारे साथी कुलीग्स हो मेल, उनकी तरफ से कभी भी अप्रिसिएशन या कोई ऐसी जिम्मेदारी मिलने का हमें कोई ना उम्मीद है ना नज़र आ रही है। हर चीज़ ना एक फेजेस में होता है काम। आप ओवरनाइट कोई भी ऐसी तब्दीली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जहाँ पे पूरा माशरा आपके साथ है। तब माशरा जब तब्दील होता है वो तभी होता है विद टाइम होता है, यानी ये नहीं होता कि ओवरनाइट कोई चीज़ करे। आप देखें ना कि कुछ साल पहले तक हमारे एक पार्लियामेंट में कोई सीट नहीं थी औरतों की, और अब आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता कम से कम 10% कोटा आना शुरू हुआ। फिर अभी इसी तरह इस दफ़ा जो क्या कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कुछ सीटें आपको देनी पड़ेंगी, नॉर्मल इलेक्शंस में भी देनी पड़ेंगी। लेकिन फिर क्या हुआ इस दफ़ा, जब ओपन इलेक्शंस में हमें सीट्स तो मिल गई, लेकिन वो उन इलाकों की थी कि जिनमें पार्टी ने हारना ही होता था, विनिंग सीट्स हमें नहीं दे रहे थे। तो इस दफ़ा फिर औरतें और थोड़ी वो अवेयर होगी, उन्होंने कहा यार ये तो हारने वाली सीटें हमारे हिस्से में आ रही हैं, तो अब आहिस्ता आहिस्ता वो विनिंग सीट्स मांग रही हैं। तो जो भी आपकी एवोल्यूशन होती है या जो भी एक तब्दीली आती है माशरे में, वो ओवरनाइट नहीं आती। और इसके लिए बस एक ही ये तरीका है कि आप कॉन्स्टेंटली उस डायरेक्शन में मेहनत करते रहे। आहिस्ता आहिस्ता शायद हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, वो मुकाम नहीं मिला जो या हमारी अब आप देखें ना हमारी इस वक्त पार्लियामेंट में कोई लॉयर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, बैंकर्स भी हैं, और मैं जैसे एजुकेशनिस्ट हूँ, तो औरतों की कमी नहीं है, पढ़ी लिखी भी हैं, लेकिन उनको वो ड्यू जिसे कहते हैं ना क्या कहते हैं इज़्ज़त या ज़िम्मेदारी या जो भी है वो नहीं दिया जा रहा। लेकिन हो सकता है कि हमारी स्ट्रगल से ये है कि हमारी आने वाली नस्लों को वो मिले। स्ट्रगल तो हमने बस माइंडसेट को चेंज करना है, हम फ़िलहाल तो यही कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये कहना कि ख़वातीन हमारे माशरे का 52% है, और अगर 52% लोगों को या परसेंटेज को, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, आप उसको डिप्राइव रखेंगे डिसीजन मेकिंग्स में, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जेंडर इक्वालिटी का या जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट आएगा जब एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो है वो डिप्राइव है अपनी पॉलिसीज़ बनाने के लिए और अपने इश्यूज़। दूसरा ये है कि औरत जो है जी, औरत को अगर देखा जाए ना तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स औरत की ज़िंदगी में ज़्यादा है। चाहे आप देखें मेडिकल है तो मेडिकल इश्यूज़ औरतों को ज़्यादा होते हैं मर्दों की निस्बत। फिर आप देखें कि इवन एजुकेशन है तो लड़कों को तो किसी जगह भी उठा के वो डाल देते हैं, लेकिन एक औरत को हॉस्टल में डालना अभी तक लोगों के लिए एक मसला है। तो औरत को जनरली ज़्यादा इश्यूज़ हैं मर्द की निस्बत। औरतों के इवन के ID कार्ड्स नहीं बने हुए, औरतों के नाम पे लोन्स नहीं दिए जा रहे। हम ये कहते हैं कि अगर औरत इस तरह निकलेगी, औरत ग्रास रूट लेवल पे आएगी, अपनी आवाज़ उठाएगी,
तो ही उसके मुताबिक पॉलिसीज़ बनेंगी, और वो बनेंगी तो तभी ये माशरा ग्रेजुअली चेंज होगा। तो औरत के जब तक वो औरत को इक्वल राइट ना मिले, इक्वल राइट तो दूर की बात है, एटलीस्ट अब जैसे देखिए हमें वो राइट्स नहीं मिल रहे या हमें ड्यू हमारा नहीं मिल रही पोजीशंस, लेकिन एटलीस्ट हम लोगों की आवाज़ तो है ना। तो इसी तरह लोकल गवर्नमेंट में भी एटलीस्ट उनकी एक आवाज़ होनी चाहिए, और ये आहिस्ता आहिस्ता ये आवाज़ें जब इकट्ठी होती हैं तो तभी एवोल्यूशन होता है, तभी ये चेंजेस आती हैं। तो मेरा ख्याल में ये तो एक बेसिक चीज़ है, यानी हिस्सा लेना तो वो तो ज़रूर ही लेना चाहिए। एक औरत के लिए पॉलिटिकल एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब वो पॉलिटिकल एम्पावर होगी तभी वो अपने लिए आवाज़ उठा सकेगी और अपने लिए जिसे कहते हैं ना, एक औरत के हवाले से वो अपने लिए पॉलिसी मेकिंग कर सकेगी, और इसी तरह जी वो अपने आप को एम्पावर कर सकती है। आप हमेशा ज़रूर एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट लाएँ, अपनी ज़रूर आप हेल्थ के साइड पे भी इम्प्रूवमेंट हो, डॉक्टर्स भी बने, आप लोग पढ़े लिखे भी, लेकिन पॉलिटिक्स को बुरा मत समझे। पॉलिटिक्स में जब आप आएंगी तो आप अपनी अगली आने वाली नस्लों के लिए अच्छी पॉलिसीज़ बना सकेंगी, और उन आने वाली नस्लें हमारी एम्पावर होंगी।